हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का लेसन नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, competency फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ethics in business, the importance of entrepreneurship, the feature of social entrepreneurship, qualities of social entrepreneurship process, micro, small, medium enterprises, that is MSME, Indian MSME industry, investment in the MSMEs. ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप रूटेड इन अ फ्रेंच टर्म entrepreneur involves launching and managing a new venture with the innovation and risk taking। तो एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच से आया है, जो कि जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च करना और मैनेज करना, कोई नया वेंचर मैनेज करना जिसमें क्या हो, इनोवेशन हो और रिस्क टेकिंग हो। Entrepreneur drives economic perspective by creating a novel production combinations and addressing the significant issues, contributing to the expansion and innovation in a constantly evolving global market। तो global market में नए नए businesses को evolve करना, उनको जो expansion करना, इनोवेट करना, तो ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है न्यू बिजनेसेस। ओके, द रोल ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, क्या क्या रोल है इसके। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दे क्रिएट जॉब, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। सेकेंड है इनोवेशन, कोई भी बिज़नेस जो स्टार्ट होता है वो इनोवेशन से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई चीज़ जब जो मार्केट में नहीं होती है तो वो इन्वेंट की जाती है और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बिजनेस बनाया जाता है। सो एंटरप्रेन्योर आर एट अ फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स and enhancing productivity. Next, change. The ambitious idea often leads to transformative changes globally, addressing the pressing issues and introducing a novel solution। तो ऑब्वियसली कोई भी एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है, चेंज लेके आना सोसाइटी में। contribution to society, entrepreneur contribute significantly to society well-being as a charitable initiative and tax contributor। एज अ सोसाइटी में भी वो हेल्प करता है बहुत तरीक़ों से, चैरिटी करके। ओके, तो नेक्स्ट है हायर नेशनल इनकम। एंटरप्रेन्योरशिप boost a nation's GDP by creating a new market, enhancing product services and generating wealth। वेल्थ जनरेट करके क्या करते हैं, किसी भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। कॉम्पिटेंसी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या उसमें क्या कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो सक्षम हो, क्या उसमें होना चाहिए, ये देखते हैं। फर्स्ट है कंसेप्चुअल, सेकेंड है एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। एक्सप्लोर, उसमें क्या होना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करने वाला होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को। टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें, टेक्निकली गुड होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशंस को समझता हो। डिजिटल लिटरेसी जानता हो। कम्युनिकेशन में, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन लेने की पावर हो। यूनिटी में बिलीव करता हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, मैनेजरियल हो, इंडिविजुअल स्किल्स होने चाहिए और टाइम मैनेजमेंट्स। ओके, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्या होता है। कॉन्सेप्चुअल होता है एंटरप्रेन्योर सी द कनेक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकलना आना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली, एंटरप्रेन्योर एक्सपेरिमेंट विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड, उसको हमेशा टेक्नोलॉजिकल से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने होने चाहिए, जिससे क्या हो, उसकी ग्रोथ हो सके।
ह्यूमन रिलेशन, एंटरप्रेन्योर मेंटेन द गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड स्टाफ फॉर अ इफेक्टिव टीम वर्क। तो उसको क्लाइंट के साथ भी, इनर और आउटर दोनों, कस्टमर के साथ भी, क्लाइंट के साथ भी और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बनाने आने चाहिए। कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिकेट क्लियरली एंड प्रिसाइजली फॉर सक्सेस। ऑब्वियसली उसको कम्युनिकेट, उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर वेग ऑप्शंस केयरफुली टू मेक द बेस्ट डिसीजन। तो अपने बेस्ट डिसीजंस अच्छे से ले पाए, उसकी डिसीजन पावर अच्छी होनी चाहिए। मैनेजरियल, एंटरप्रेन्योर लीड एंड मैनेज टीम इफेक्टिव, उसको मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर कंट्रोल देयर टाइम फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे यूटिलाइज किया जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली फॉर ओवरऑल बीइंग, उसको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, सबका, खुद का भी और बाकी सबका भी। इंडिविजुअल स्किल्स, एंटरप्रेन्योर हैव इम्प्रेसिव पर्सनालिटी एंड नेसेसरी स्किल्स फॉर वेरियस इंट्रैक्शंस। तो उसके इंडिविजुअल स्किल्स होने चाहिए क्योंकि उसको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योर सीक्स एंड इनोवेट इन अ न्यू मार्केट एंड टेक्निक्स। तो उसको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना आना चाहिए, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है। यूनिटी, द एंटरप्रेन्योर ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स ग्रुप एंड रिसोर्सेज फॉर अ कॉमन गोल। ऑब्वियसली उसको यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी मीन्स दैट उसको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उसके फंक्शन क्या होते हैं क्या ना एंटरप्रेन्योर के। पहला है टेकिंग रिस्क टेकिंग मीन्स डूइंग समथिंग विदाउट नोइंग द आउटकम, बट स्मार्ट एंटरप्रेन्योर assess risk to understand their likelihood. It involve investing money to start and run business. Obviously risk taking यानी कि हर चीज़ में रिस्क होता है, तो हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हमें फ्यूचर का तो पता नहीं होता, बट हम क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को नाप सकते हैं। तो हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हम जिससे अगर हमें कोई नुकसान हो तो हम उसको झेल सके। तो क्या होना चाहिए, तो उसको बहुत स्मार्टली डिसीजन लेने चाहिए, रिस्क टेकिंग। सेकंड है फंक्शन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर ऑफन अंडरएस्टिमेट द नीड फॉर गुड मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड बिजनेस। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जो जितना प्रोसेस है सब कुछ उसमें आता है एंटरप्रेन्योर के फंक्शन में। नेक्स्ट, बिजनेस जजमेंट्स। बिजनेस जजमेंट, एंटरप्रेन्योर मस्ट मेक अ क्रिटिकल डिसीजन about what is to produce, how to produce and who is to sell, and this involve applying creative to practical situation. Obviously उसको मेन जजमेंट यानी कि उसके एक जो उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसको सब कुछ उसको ये डिसीजन लेने होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और उससे क्या रिजल्ट आएगा। तो उसके बिजनेस जजमेंट यानी कि उसकी डिसीजन पावर्स को, उसका एक ही फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या आ गया, creativity is about to coming with a new idea and doing things in a new way, while innovation is actually making those idea reality. तो इनोवेशन से क्या होता है कि हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है, तो ये भी एक पार्ट है, फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें चार्ट में अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप है। सो फर्स्ट एंड नेचर बेसिस एंटरप्रेन्योरशिप जो रेड कलर का है, इसमें क्या क्या है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, क्रिएटिव, ड्रोन, इमिटेटिव, फैबिन एंड कंपेल्ड, ये सारे आ गए। नेक्स्ट है जेंडर बेस्ड एंटरप्रेन्योर, इसमें क्या हो गए, मेल हो गए, फीमेल हो गए। ओके, नेक्स्ट लोकेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योर, इसमें भी दो पार्ट है, रूरल हो गए या अर्बन एंटरप्रेन्योर हो गए। ओके, नेक्स्ट आ गया साइज बेस्ड एंटरप्रेन्योर, साइज के बेसिस पे हो गया, स्मॉल स्केल हो गई, एक होता है इसमें बीच में एक और आता है मीडियम साइज आएगा, फिर आता है लार्ज साइज।
तो ये हो गया। और लास्ट है जनरेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योर, यानी कि फ्रेश जनरेशन हो गई, ओल्ड जनरेशन हो गई। तो ये हो गए ओवरऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है? इसमें फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया आता है किसी को, तो उसका पहला क्या प्रोसेस का पार्ट है? आइडिया जनरेट। द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस बिगिन विद the idea generation, in the which entrepreneur identify the evaluate the business opportunity available to him or her। Obviously सबसे पहले वो आइडिया सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। सेकेंड है आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएटिंग आइडिया। तो फर्स्ट में तो उसने सोच लिया आइडिया, तो सेकेंड में क्या करा उसने? आइडेंटिफाई किया और इवेल्युएट करा। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएटिंग प्रोस्पेक्ट इज चैलेंजिंग वर्क, thus the entrepreneur seek the input and all stakeholder in order to best decision on it। तो क्या है, वो उस आइडिया पे उसको आइडेंटिफाई करता है और देन उसको इवेल्युएट करता है कि हाँ ये फिजिबल होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं। नेक्स्ट, थर्ड है इवेल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो फिर इवेल्यूशन करता है, यानी कि उसको मापता है कि जो अपॉर्चुनिटी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। द एंटरप्रेन्योर मेक इवेल्युएट एन अपॉर्चुनिटी बाय आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन सच एज इट इज अट्रैक्टिव, practically, change of competitive advantage and various dangers linked with it। तो वो evaluate करता है। फिर है फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट रिक्वायर्ड अ स्किल्ड एंड collaborative team and platform of group discussion। Social entrepreneur gather like-minded individual and seek funding from philanthropists, एंजल इन्वेस्टर, एनजीओ टू ड्राइव द सोशल चेंज। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जिन जिन लोगों की उसको चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, यानी कि उसको फंड चाहिए होते हैं, तो वो मार्केट से फंड्स लेता है। तो ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, एनजीओज, ये सारे क्या होते हैं? फंड्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम एंड ई फॉर एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई क्या है? बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, ठीक है। पहला है माइक्रो। इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के केस में, वो ने 25 लाख से कम की मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपकी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख से कम की होगी। और उस सर्विस सेक्टर है यानी कि, तो उसमें क्या होनी चाहिए? 10 लाख से कम की होती है, तो उसको हम माइक्रो कहते हैं। फिर इनसे थोड़े से बड़े आते हैं स्मॉल। स्मॉल में क्या होती है? इन्वेस्टमेंट लिमिट मैन्युफैक्चरिंग के केस में होती है 25 लाख से 5 करोड़, और अगर सर्विस सेक्टर में है वो तो 10 लाख से 2 करोड़। ओके, और फिर मीडियम के केस में क्या होता है? 5 करोड़ से 10 करोड़ है अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगर सर्विस सेक्टर है तो उसके केस में होगा 2 करोड़ से 5 करोड़। और सबसे बड़ा होता है लार्ज। लार्ज में कौन कौन से आते हैं? जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा वाले होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में। और सर्विस सेक्टर में क्या होंगे? मोर देन 5 करोड़। ओके, ये मोर देन 10 करोड़ है इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में। ओके, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। एमएसएमई क्या है? ये एक एक्ट आया था जिसका नाम था एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। 2006 में आया था ये। एन एक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट लिंक सब्सिडी, क्वालिटी चेक्स फॉर एक्सपोर्ट काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सर्विसेज। तो ये एक एक्ट आया था जिसका नाम था द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या करा था कि बिज़नेस को, छोटे बिजनेसेस को, मीडियम साइज़ को, स्मॉल साइज़ के बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए एक्ट लेके आया था, जिसमें उनको बहुत टाइप की हेल्प देती है गवर्नमेंट। दे फर्दर रिवॉर्डेड द फॉलोइंग वे। क्या क्या हेल्प देती है उनको? कोलेटरल फी लोन फॉर अ बैंक एट लो इंटरेस्ट रेट एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो कोलेटरल फी लोन देती है। कोलेटरल फी यानी जिसमें कुछ गिरवी ना रखना हो,
तो ऐसे लोन देती है और वो भी कम रेट पे इनको सपोर्ट करने के लिए। सेकंड क्या है, 50% सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग। तो पेटेंट को रजिस्टर करवाना पड़ता है तो उसकी जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है 50% सब्सिडी दे देती है और हेल्प करती है उसको फाइल करवाने में। 1% एग्जाम्शन ऑन अ ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट। तो क्या होता है, जो ओडी एक होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक्स देती हैं, तो उस पर क्या होता है 1% का एग्जाम्शन दे देता है इंटरेस्ट रेट। यानी कि 1%, अगर मान लो आपका 10% बैंक चार्ज कर रहा है ओडी पे इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट ने 1% एग्जाम्शन देते हैं तो आपको 9% चार्ज करेगा। ओके, कंसेशन ऑन अ पावर यूटिलिटी बिल्स एंड सप्लाईज। तो जो पावर यूटिलिटी यानी कि जो बिजली के बिल्स होते हैं उस पर भी हेल्प करती है गवर्नमेंट। तो क्या होता है, क्योंकि क्या होता है जो कमर्शियल बिजली होती है वो महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू हाउस होल्ड, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट एलिजिबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं काफ़ी। फुल रिफंड ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्ज। आईएसओ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं फुल रिफंड कर देती है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई। इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई में फर्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो इसमें यही सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करती है एमएसएमई में। कौन सी पहली है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री हो गई। सेकेंड है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसमें क्या हो गए सारे होटल्स आ गए। फिर है मेडिकल इंडस्ट्रीज़, इसमें क्या हो गए सारे मेडिकल लाइन की लाइक फार्मा आ गई, सारी कंपनीज आ गई, ये सब आ गए। फिर लास्ट है डिजिटल इंडस्ट्री। डिजिटल इंडस्ट्री में क्या होगा, ये सारे हो गए डिजिटली जो कि रिलेटेड है, जैसे आ गई आपके पेमेंट्स डिजिटल हो गए, बैंकिंग आ गई सारी, इंश्योरेंस आ गया, ये सब डिजिटल हो गया आज के टाइम पे, तो डिजिटल इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, नेक्स्ट मेजर एमएसएमई सपोर्ट स्ट्रेटजी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि बहुत टाइप से ना एमएसएमई को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी एमएसएमई के अंदर फैसिलिटी बना रखी है। उसमें फर्स्ट है मुद्रा, फिर है नाबार्ड, फिर है क्रेडिट गारंटी स्कीम, फिर है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, फिर है न्यू जनरेशन IEDC, फिर है AIC, फिर है CLCSS, फिर है लोन फॉर रूफटॉप सोलर PV पावर प्रोजेक्ट, फिर है स्माइल और है MSIPS। ओके, सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है ये। ओके, तो फर्स्ट आता है मुद्रा। मुद्रा क्या है, मुद्रा एक टाइप का लोन है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, मुद्रा क्या करता है, ये माइक्रो लोन्स देता है 50,000 तक के, और स्मॉल्स को जो इंडस्ट्री है उनको लोन देता है 50,000 से 5 लाख के बीच में, और जो मीडियम जो इंडस्ट्री है उनको क्या देता है, लोन देता है 5 लाख से 10 लाख के बीच के, हेल्प करता है मुद्रा, इस स्कीम का नाम है। सेकेंड है नाबार्ड। नाबार्ड भी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक टाइप के बैंक्स होते हैं नाबार्ड बैंक्स, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, लाइक फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, सीड्स एंड प्लांट्स एंड फार्म मशीन्स, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है CGTMSE। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये क्या है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड द मैक्सिमम अमाउंट अप टू 100 लाख। तो इस स्कीम के अंदर 100 लाख तक का लोन दे देती है, यानी कि 1 करोड़ तक का लोन दे देती है मैक्सिमम। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, दिस स्कीम वाज डिजाइन टू सपोर्ट अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, ऑल्सो प्रोवाइड टू मेंबर ऑफ SC एंड ST कम्युनिटी। तो SC ST कम्युनिटी और फीमेल्स के लिए ये स्कीम है, इनको प्रमोट करती है बेसिकली। और इसमें क्या होता है कि लोन देते हैं
100 लाख से लेके 10 लाख से लेके 100 लाख तक ग्रीन फील्ड वेंचर इन अ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस। तो इन सभी सेक्टर्स में ये 10 लाख से लेके 100 लाख तक का लोन देते हैं। नेक्स्ट है न्यू जनरेशन IEDC। न्यू जनरेशन IEDC क्या है? न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। तो ये क्या करते हैं? इट ऑफर वन टाइम लोन अप टू 25 लैक्स टू स्टार्ट अप बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक टाइम का ये लोन देते हैं, 25 लाख तक का इनकी लिमिट है। ओके, नेक्स्ट है AIC। AIC क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या होता है? द अटल इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड द फंडिंग ऑफ अप टू 10 मिलियन फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स। 5 साल तक के लिए 10 मिलियन की ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? इंक्यूबेशन सेंटर एक होता है, एक तरह के एक टाइप के सेंटर्स है जो स्पेसिफिकली बिजनेस को हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। नेक्स्ट है CLCSS। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये क्या है? बेसिकली सब्सिडी देती है, ये सब्सिडी देती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कि वो क्या कर सके, अपनी मशीन को अपग्रेड कर सके, अपनी इक्विपमेंट को मॉडर्न इक्विपमेंट में कन्वर्ट कर सके। उनको हेल्प करती है उसमें सब्सिडी दे के, यानी कि वो नए खरीद सके। नेक्स्ट है स्माइल। स्माइल में क्या है? इसके फुल फॉर्म सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर MSME एंटरप्राइज। तो ये स्माइल की फुल फॉर्म है। इट प्रोवाइड अ सॉफ्ट लोन एट अ रीजनेबल टर्म इन ऑर्डर टू मीट देयर यूनिट डेब्ट इक्विटी रेशो एंड टू हेल्प इट ग्रो एंड एक्सपेंड। तो ये भी एक टाइप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं कि उनकी डेब्ट इक्विटी रेशो मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट है लोन फॉर रूफटॉप सोलर PV पावर प्रोजेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है। तो ये क्या करते हैं? रूफटॉप पे जो सोलर पावर होते हैं उनमें उनको हेल्प करते हैं, उनको लगाने के लिए हेल्प करते हैं। इट असिस्ट द बिजनेस इन द इंस्टॉलेशन न्यू रिन्यूएबल सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं। इट कंट्रीब्यूट 70% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट वाइल द एंटरप्रेन्योर विल कंट्रीब्यूट रिमेनिंग। तो इसमें क्या आते हैं? 70% तो ये हेल्प करते हैं कॉस्ट को, और बाकी 30% आपको खुद करनी पड़ती है। नेक्स्ट है लास्ट है जो कि है एमसिप्स। एमसिप की फुल फॉर्म है मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। ओके, ये स्कीम क्या है? ये स्कीम the scheme provides a capital subsidy of 20% in SEZ and 25% of non-SEZ for a manufacturing and electronic business unit। तो ये क्या होता है? 20% जो SEZ में होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होती हैं, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, और जो बाकी non-SEZ है उनको 25% हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ओनली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो भी क्वेरीज है आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।